एवन फील्ड के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मरीम नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मुआवनत और एआनत की एक जुर्म के अंदर। तो कोर्ट ने कहा कि हम अब इस बात को देखेंगे कि क्या जुर्म सरजद भी हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर सरजद नहीं हुआ तो फिर मुआवनत और एआनत ख़त्म हो जाती है। बाइज़्ज़त बरी करते हुए ये कहा कि क्योंकि जुर्म सरजद ही नहीं हुआ इसलिए मुआवनत और एआनत का जुर्म सरजद नहीं हुआ, इसलिए हम उनको बाइज़्ज़त बरी करते हैं। तो उनकी अपीलें मौजूद हैं अल अज़ीज़िया में भी और एवन फील्ड में भी। उनके आने के बाद वो रिवाइव हो जाएंगी, मगर जो अभी सोच चल रही है कि उनकी वापसी के हवाले से हिफाजती ज़मानत के जो हैं वो इक़दाम किए जाएँ, उस पर कानूनी मशावरत है, उसकी तैयारी है। तो वो एक अलग मरहला है जो बेल का है। बेल के बाद अपीलों के अलग मराहिल हैं। तो कानूनी टीम पूरी तौर पे इस तमाम मरहलों से गुजरने के लिए तैयार है। देखिए, पहली बात तो ये है कि यूथ के लिए हमने सिर्फ नारा नहीं लगाया, हमने लैपटॉप का प्रोग्राम शुरू किया। उसमें नहीं देखा गया कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है या कौन मजदूर का बच्चा है। मेरिट के ऊपर जो नाम था, एक लैपटॉप भी मेरिट से हट के नहीं दिया गया। खेलों के मैदान बनाए गए, बहुत सारा काम यूथ पे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब 70% हमारी पॉपुलेशन यूथ की है। स्किल्स ट्रेनिंग इंटर्नशिप का प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब लाए। अब देखें, जिन लोगों ने लंगर बांटा या पनाहगाहें बनाई, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं थी। अब अंदाज़ा करें कि लंगर बांटना वज़ीर आज़म का काम है या NGOs का काम है। हमारे दिए हुए लैपटॉप से आपकी कोविड के दौरान इकॉनमी खड़ी रही। जो लाखों लैपटॉप दिए गए थे, अगर वो ना दिए गए होते तो कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम ना होता, तालिब इल्म तालीम ना हासिल कर सकते। एक तो ये लैपटॉप प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। खेलों के मैदान बने, तो पिंडी में बहुत सारे मैदान बने। स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए हमने काम किया। स्किल्स ट्रेनिंग के लिए जो वोकेशनल स्किल्स हैं, स्किल्स ट्रेनिंग के लिए काम किया, उसको जारी रखेंगे। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से पहली दफ़ा तारीख में वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर बना, जो कि पहले कभी नहीं बना था। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वुमेन ऑम्बड्स पर्सन की पोस्ट क्रिएट की गई, जो पहले कभी नहीं क्रिएट की गई थी। विमेन का कोटा बढ़ाया गया एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मियां नवाज शरीफ ने हमेशा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया। आप 90s का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट देखें जो इंडिया ने कॉपी किया था, उससे कितनी तरक्की हुई। आज अगर मियां नवाज शरीफ का ये एजेंडा ना आगे लेके चले होते, अभी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आपके काम आ रहा है। फिर आप आगे चलें, मलेशिया ने हमारे इकोनॉमिक प्लान्स काफ़ी कॉपी किए। साउथ एशिया की पहली मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, जो डेवलपमेंट लेड ग्रोथ है, जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी होती है, जिससे इकॉनमी का पहिया चलता है। वो इंट्रोड्यूस ही मियां नवाज शरीफ ने कराई। आप जितने बड़े मंसूबे देखेंगे, मियां नवाज शरीफ की छाप है। CPEC के हवाले से उनकी बड़ी क्लैरिटी है। उसके अलावा वो जब भी बरसर इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने हमेशा बिजनेस इंडस्ट्री को, ताजरों को रिलीफ दिया है, और उनको रिलीफ दे के कोशिश की है कि टैक्स नेट को ब्रॉड करके जायज़ टैक्सेस लागू किए जाए, नाजायज़ टैक्स ना लगे। तो मियां नवाज शरीफ की एक बिजनेस फ्रेंडली हिस्ट्री है पॉलिसीज़ के हवाले से। और डेवलपमेंट लेड ग्रोथ उन्होंने 2013 से 18 गवर्नमेंट, आप देखें ना, हमने जब गवर्नमेंट ली है 18 घंटे लोड शेडिंग थी, फैक्ट्रियाँ तकरीबन बंद हो चुकी थी, एक्सपोर्ट्स आपकी डिक्लाइन कर गई हुई थी। CPEC आया $64 अरब, उसके साथ साथ लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। मियां नवाज शरीफ ग्रोथ को 5.8% के ऊपर ले गया। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो प्रोजेक्टेड थी 6.4% पे, महंगाई 4% के ऊपर थी। तो मैं समझता हूँ कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, अमली तौर पे करके दिखाया, और वो इंशाल्लाह स्किल रखते हैं और उनके पास भरपूर टीम मौजूद है जो इंशाल्लाह इन चीज़ों को कंट्रोल करे। कि मैं नहीं समझता कि कोई मरकज़ी क़यादत को आके गली गली महल्ले महल्ले जाना पड़ रहा है। पार्टियों के अंदर हमेशा नई जदीद टेक्निक्स आती रहती हैं, नए मामलात होते रहते हैं। अगर पार्टी ने एक मॉनिटरिंग मेकनिज़म बनाया है और एक ज़िले के बंदे को कहे दूसरे में जाएं, दूसरे को कहे तीसरे में जाएं, मेरे ज़िले में गुजरांवाला में राना मशहूद साहब तशरीफ़ लाए हैं, नासिर भट्ट साहब मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं, तो एक जिद्दत पैदा हुई है। लोकल आदमी तो 24 घंटे यहाँ पे है ना, तो बाहर से कोई लीडर आता है, एक चाम पैदा होता है, लोग मिलते हैं, लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, लोग नारे लगाते हैं, सियासत है ना। तो मैं समझता हूँ अच्छी पॉलिसी है कि मुख्तलिफ लीडर्स की मुख्तलिफ ज़िलों में जो है वो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है, जिससे जोश व जज्बा बढ़ रहा है। और जो कारकर्दगी की बात है, जिन्होंने घर में बैठ के व्यापार किए, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता कि इद्दत में निकाह किया, बच्ची वाला केस, मैं उस पर जाना नहीं चाहता।
हालांकि वो भी बड़े राइब केस हैं। जमाइमा साहिबा आज इसराइल के हक़ में ट्वीटें कर रही हैं वहाँ पे बैठ के, तो मुझे बताएं कि जैक गोल्डस्मिथ जो आज बरतानिया में बैठ के कैंपेन चला रहा है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल के हक़ में, ये कौन सी लॉबी है जो इमरान खान साहब को यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी? और ये कौन सी लॉबी थी? सादिक खान एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी है, उसकी कैंपेन चलाने की बजाय जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन किसने चलाई थी? आज आई स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग कौन लगा रहा है? और यहाँ पे यूट्यूबर और वीलॉगर बैठ के, आप तो चले रिपोर्टर हजरात हैं, आपका एक करियर है, आप एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। आजकल जिसका दिल करता है वो कैमरा ऑन करता है, जी एक दिन के लिए खान साहब को रिहा कर दे, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ेगा मुस्लिम उम्मा का लीडर। भाई कौन सी मुस्लिम उम्मा का लीडर और कहाँ का लीडर? वो मुस्लिम उम्मा किधर थी? अब जमाइमा साहिबा के पास क्यों परवरिश पा रही हैं सीता वाइट साहिबा की साहबजादी? उन्होंने क्यों रखा हुआ है? उनकी रिश्तेदारी थी सीता वाइट के साथ, वो अमेरिका में रहती थी, ये बरतानिया में रहती हैं। अपने घर के अंदर खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को बेच देना, करोड़ों अरबों रुपए के मुनाफे कमा लेना। तोशा खाना अगर मुझे कोई तोहफा मिले, मैं घर एक चीज़ के लिए लेके जाऊंगा कि मैं घर में रखूं, भट्ट साहब आएँ या सजाद खान साहब, मैं इनको दिखाऊं कि जी ये मुझे अमेरिका के सदर ने दिया था, ये मुझे बरतानिया के वज़ीर आज़म ने दिया था। कारोबार के तौर पे सरकार के पैसे को खा जाना, हराम माल को खा जाना, इससे बड़ी लानत कोई नहीं है। और देखिए 4 साल में मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, एक अच्छा काम बता दें तकरीर के अलावा। तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, नारे बहुत अच्छे लगवाते हैं, टिकटॉक बहुत अच्छी बनवा लेते हैं, लाइक्स बड़े आ जाते हैं। एक अमली मुझे बता दें कि जी काम किया हो जिसकी अब आवाम में पजीराई हो। सेहत कार्ड वो भी चोरी का। सायरा तारड़ साहिबा मिनिस्टर थी, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, सेहत कार्ड लॉन्च किया गया। अब मुझे बता दें कोई ऐसा काम जो नया लेके आए हूँ। बातें बहुत की हैं। और जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुक़ है, देखिए हर किसी का हक़ है कि वो पार्टी टिकट के लिए अपनी दौड़ लगाए। क्या करें? रोक दें, मना कर दें, किसी एक शख्स के नाम कर दें? ये नहीं हो सकता। हर किसी ने मेरिट पे अपनी दौड़ लगानी है। देखें कई दफ़ा हुआ है, कई लोगों की टिकटें मिलती हैं, कईयों को नहीं मिलती हैं। आखिरी हद तक उसके लिए ट्राई करना, क़यादत के साथ मोहब्बत का इजहार करना, अपनी सियासी जद्दोजहद करना हर साथी का, हर कारकुन का राइट है। मैंने जिस तरह कहा, हम सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है कि आप कहेंगे इधर एक ही डिप्टी सेक्रेटरी बैठेगा, इसकी कुर्सी है, इधर एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठेंगे, दरवाज़ा नॉक करके जाइए। अवामी लोग हैं, खुला हाथ है, खुला दरवाज़ा, जिसका दिल करे वो आए। जमातें ख़ानदानों की तरह होती हैं, लोग आते हैं, लोगों को वेलकम किया जाता है। तो इख्तलाफ तो एक घर के अंदर दो भाइयों के अंदर हो जाता है। आप परवेज़ अली साहब को नहीं देखा, जमात भी टूट गई, घर भी टूट गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो ये छोटे मोटे इख्तलाफात मैं समझता हूँ कि ये ना तो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई रुकावट हायल होगी। और देखिए पार्टी टिकट जब अवार्ड हो जाए ना, फिर सबका काम है उस टिकट की सपोर्ट करना। तो मैं इसलिए ये समझता हूँ किसी सियासी कारकुन को डिस्करेज करना या उसको रोक देना सियासी काम से, ये सियासत नहीं है, ये फिर कार्य सरकार और उम्र सरकार में आ जाता है। तो ये जमहूरियत का हुस्न बिल्कुल है। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे कई फ़ैसले मुझे कबूल नहीं थे पार्टी के, मगर जब फैसले हुए मैं अगले दिन कैंपेन में खड़ा था और कैंपेन चला रहा था। तो ये हमारी सरकारी जमात नहीं है, ये सियासी जमात है। सरकारी जमात आपने अभी जिक्र वो किया कि आपका इत्तेहाद किससे होगा। देखिए तहरीक इंसाफ मार्ज़ वजूद में आई थी गैर फितरी अमल के नतीजे में। गैर फितरी अमल क्या था कि लोगों को हाँक हाँक के बनी गाला ले जाया गया था, हमारी जमात के हिस्से किए गए थे, हमारे लीडर को जेल भेजा गया था, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया था, रातों रात लोगों के कान मरोड़ के, बाजू मरोड़ के उनको कहा गया था तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। बदतरीन तशद्दुद के इंतकामाना कार्रवाइयों के बावजूद 2018 में पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी 130 सीटों के साथ। तहरीक इंसाफ को धांधली के बावजूद 120 सीटें मिली। आज़ाद उम्मीदवारों को कहा गया पटके पहनो। अब देखिए मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ, हर बात इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन दो सियासी जहन थे जो तहरीक इंसाफ में शामिल थे। ग्रास रूट लेवल के सियासी वर्कर से उनका राब्ता था, उन्होंने ज्वाइन करवाया लोगों को पीटीआई के अंदर। अब इमरान खान को किसने कहा था कि अलीम खान पे पर्चा दे दो नैब का, उसको अंदर करवा दो और उसकी बीवी को 1.5 घंटा वेटिंग रूम में बिठाओ जब वो मिलने आए। इमरान खान को किसने कहा था कि आप जहांगीर खान तरीन की बच्चियों पे पर्चे दे दें, उसको जेल में भेज दें, उसके ऊपर इंक्वायरियां लगा दें।
अब जब ये सारे अमल किए और 2 सियासी लोगों को यहाँ से निकाल दिया जो मेन सियासत का महवर थे, सियासी जहन के मालिक थे, जमात टूटना शुरू हो गई। साथ किसको लगाया? जो 2 लोग आज भागे हुए हैं, एक शहबाज गिल और एक शहजाद अकबर, वो तबाह बर्बाद करके आज बाहर भाग गए हैं। तो ये जमात जब हिस्से हुए हैं, जिस तेज़ी से ये इमारत खड़ी हुई थी खोखली, उसी तेज़ी से ये टूटी है। अब जिन लोगों को इख्तलाफात थे, अब पर्चे तो इमरान खान ने कराए थे, तो ये जो IPP भी मारदे वजूद में आई है, मैं समझता हूँ कि अब क्या ऑप्शन थी अलीम खान के पास और जहांगीर तरीन के पास? ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया इमरान खान की ज़ात के ऊपर। आपको पता है इमरान खान साहब बंटवा नहीं रखते हैं, गाड़ी किसी और की है, किचन किसी और का है, खर्चा कोई और चला रहा है, घर कोई और बना के दे रहा है, और मैं यहीं रुक जाऊंगा, इससे आगे मैं जाना नहीं चाहता। मगर अब जिन लोगों ने अरबों रुपये लगाए उन पे पर्चे करा दो, उनको जेलों में डाल दो। बुज़दार, आज उस्मान बुज़दार का नाम लेने वाला कोई है पाकिस्तान के अंदर? किसी को याद भी है कि पंजाब के सबसे बड़े सूबे के ऊपर क्या जुल्म ढाया गया? बुज़दार साहब इखलाकी तौर पे बहुत अच्छे आदमी, हमारी जमात में रहे, उनके वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार हमारी जमात में रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी, वफादार लोग हैं। क्या अहलियत थी कि पंजाब का वज़ीरा लगाया जाता? घर में बैठ के फाल निकाला, ऐन से उस्मान, ऐन से इमरान, ऐन से फ़लाँ, पुतले जला दो, सुइयाँ चबो दो और वज़ीर आला पंजाब बन गए। तो मुझे अब बताएं कि पंजाब से क्यों बदला लिया गया पूरे 4 साल? और बुज़दार की मोहब्बत में पीली साहिबा फ़ोन करती थी, ये तंग कर रहा है, जेल में डाल दो, शामो शाम बंदा जेल के अंदर ठाक वो गया। तो ये जो पंजाब से बदला लिया गया है, जो गैर फितरी अमल होता है ना, वो गैर फितरी होता है। नवाज शरीफ जैसा लीडर बनते हुए कई दहाइयाँ लगती हैं, जलावतनियाँ काटनी पड़ती हैं, जेलें काटनी पड़ती हैं, बहादुरी से मुकाबला करना पड़ता है। आज कह रहे हैं कि मुझे टहलने का मौका दे। भाई आप बागे जना में आए हुए, अयूब पार्क में आपको सेल बना दे। अल्लाह माफ़ करे, किस फिरौनियत से और रौनत से कहते थे कि मैं AC उतार लूँगा, घर का खाना बंद कर दूँगा, ठोक दूँगा, मार दूँगा, उल्टा लटका दूँगा। आज उनके वकील कह रहे हैं कि आज खासे गुस्से में पाए गए, BP हाई था, मुझे टहलने का मौका दिया जाए। भाई अयूब पार्क ले जाते हैं आपको सुबह, आप वहाँ पे सैर कर लिया करें अयूब पार्क के अंदर। मतलब हद हो गया, आप चोरी के इल्ज़ाम में जेल में है, साइफर के इल्ज़ाम में जेल में। बात यह है, इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से भी मुशावरत नहीं हुई, कहीं कहीं अगर सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। मगर सियासी इस वक्त हरीफ हमारे सामने पंजाब में फ़िलहाल मुझे कोई नज़र नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपना हल्का भी देखता हूँ, वहाँ पे कोई मुकाबला उस तरह से नहीं है। PTI के लोग या तो छोड़ गए हैं, या देखिए अब इस्टेब्लिशमेंट को दोष देने वालों को मैंने एक मिसाल दी जहांगीर तरीन की और अलीम खान की। मैं एक और मिसाल देता हूँ, 9 मई के हमले क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कराए? 9 मई का किसने कहा था आपको हमले कराने का? आपकी बहनें मौजूद थी, आपके भांजे ने वर्दी डंडे पे लटका के वहाँ पे तकरीर की, कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी। अब मुकदमात हुए हैं, क्या करें? 9 मई के मुल्जिमान को हार पहनाएं, सोने के ताज पहनाएं, सर पे बिठा लें, कौमी हीरो डिक्लेयर कर दें, निशाने हैदर अवार्ड कर दें। ये वो लोग हैं जो मनसूबाबंदी करके आए थे और खान साहब इस मनसूबाबंदी के पीछे थे। अब सैबोटाज की डेफिनेशन सुन लें। सैबोटाज वो होता है कि जब किसी भी मुल्क की आप सलाहियत कम कर दें कि वो बाहर के अटैक को रिस्पॉन्ड ना कर सके। मेरा आपसे सवाल है, अगर 9 मई की शाम को लाहौर पे हमला हो जाता, कोर कमांडर हाउस जल चुका था, कोर कमांडर साहब मौजूद नहीं थे, फोर्सेस तितर बितर थी, एक्सटर्नल थ्रेट को किसने रिस्पॉन्ड करना था उस रात को? ये होता है सैबोटाज, कानूनी बात आपसे मैं कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है मैंने तमाम आपके सवालात का जवाब दिया। मियां साहब लंदन से अरब ममालिक का दौरा करते हुए आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को जितना एतमाद हासिल है मशरिक़ वस्ता की लीडरशिप का, मशरिक़ वस्ता के ममालिक का, दोस्त ममालिक का, वो किसी और को हासिल नहीं है। हमेशा मियां नवाज शरीफ की हमारे दोस्त ममालिक ने, अरब ममालिक ने बड़ी लाज रखी है। और मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ कि जब एटमी धमाके हुए तो आपने क्लिंटन वाली कहानी सब ने सुनी है। मेरे दादा मरहूम रफ़ीक तारड़ उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, तो उस वक्त के वली अहद अब्दुल्ला यहाँ तशरीफ़ लाए थे लाहौर, और वो मियां नवाज शरीफ के गले लग के रोए और उन्होंने अरबी में उन्हें कहा कि आप मेरे अच्छे हकीकी भाई हैं, आपने मुस्लिम दुनिया का पहला एटॉमिक टेस्ट किया है। तो देखिए, एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है। तो मियां नवाज शरीफ खुशखबरी इंशाल्लाह लेके आए।